नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके सामने BPCC 132 के हवाले से एक नए उन्वान, एक नए टॉपिक, एक नए मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हूँ। और आज समाजी नफ्सियात के एक नए मौजू के तहत हम बात करेंगे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी कि बाहमी कशिश और समाजी नवाज रवैये पर। अंग्रेजी में इसे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन और प्रो सोशल बिहेवियर कहा जा सकता है। यानी कि आज जिस मौजू पर, जिस उन्वान के साथ हमारी गुफ्तगू होगी आपके साथ, उसमें दो अलग अलग उन्वान हैं, दो अलग अलग मौजू हैं जो कि कहीं ना कहीं आपस में जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपस में उनका एक तालमेल है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो दो तरह के पहलुओं पर जोर डालता है, दो तरह के समाजी रवैये के बारे में बताता है। और जैसे कि आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा है, हमारी भी आपके साथ गुफ्तगू हुई है, पिछले क्लास में हमने रवैये के बारे में आपके साथ बातचीत की, रवैये के बारे में बताया। तो समाजी रवैये के सिलसिले में ही ये आज हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन यानी कि बाहमी कशिश और समाजी नवाज रवैये के बारे में बातचीत करेंगे, आप लोगों को इससे रूबरू करवाएंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को मिलेगी इंशाअल्लाह, जो आपके लिए ज़रूर मददगार साबित हो सकती है। तो सबसे पहले जो दिमाग में जो सवाल उठता है, जैसे ही हम इस उन्वान को आपके सामने रखते हैं कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, दोनों उन्वान के बारे में हम अलग अलग ढंग से बात करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में। तो सब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या बाहमी कशिश जिसे हम कहते हैं, तो दिमाग में, हमारे जहन में जो सबसे पहला सवाल उठता है वो उठता है कि कशिश क्या है, अट्रैक्शन किस चीज को कहा जाता है। तो अट्रैक्शन या कशिश के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो हमें अपनी तरफ खींचती है या हम किसी चीज की तरफ खींचे चले जाते हैं, वो अट्रैक्शन होता है। अब वो अट्रैक्शन किसी चीज से हो सकता है, किसी इंसान से, किसी रवैये से, किसी सोच से और किसी गोल के साथ हो सकता है कि हमें उस तरह का गोल हासिल करना है। अब उस खास एक गोल के पीछे अगर हम बार बार अपना ध्यान लगाते हैं या वो गोल हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है, मिसाल के तौर पर हमने बचपन से देखा कि किसी डॉक्टर या किसी टीचर के तरफ या उनकी जो शख्सियत है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। तो हमारा ये गोल, हमारा ये मकसद हो जाता है कि हम भी इनके जैसे ही डॉक्टर बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं, एक उस्ताद की तरह हम अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। तो वो उनका जो प्रोफेशन है वो हमारा गोल हो जाता है और हमें उनका वो प्रोफेशन बार बार हम उनकी तरफ खींचता है। तो ये अट्रैक्शन या कशिश वो चीज़ होती है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। और यही वजह है कि हम किसी खास चीज़ पर, किसी खास इंसान के साथ, किसी खास मौके को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और किसी खास चीज़ को कम तवज्जो देते हैं। जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है वो हमें पसंद आने लगती है। हम उसको छोड़ना या उससे इनकार करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे पाना चाहते हैं या हम उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अट्रैक्शन किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये है, समाजी नफ्सियात के तहत हम जिस टॉपिक पर, जिस मौजू की बात करना चाहते हैं वो ये है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या है, यानी कि बाहमी कशिश क्या है। इंटरपर्सनल यानी कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक पॉजिटिव लगाव, एक पॉजिटिव खिंचाव, यानी एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है, वो उसकी तरफ बढ़ना चाहता है। और
इसी वजह से हम किसी खास इंसान को अपना दोस्त बनाते हैं, किसी खास इंसान से कुछ दूरी बनाते हैं और किसी खास इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं या उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं, उनके साथ मेल मेल जोल बढ़ाना हमें अच्छा लगता है, या उनकी बातों से हम मुतासिर होते हैं और इसी वजह से हम एक दूसरे के करीब या नजदीक आते हैं। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या बाहमी कशिश एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए जो पॉजिटिव रवैया होता है वो कहलाता है। यानी कि हमारी जो शख्सियत है वो शख्सियत हमारी दूसरे की शख्सियत से मुतासिर होती है। और ज़्यादातर इसमें ऐसा देखा जाता है कि जब हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम बाहरी या जिस्मानी जो शख्सियत होती है उससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। किसी के उठने बैठने के तरीके से, किसी के रूप रंग से, किसी के बातचीत करने के तरीके से, किसी के पहनावे वगैरह को देख करके हम कुछ इतने ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि हम उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं या अपने अपने दोस्तों की दुनिया में उन्हें लाना चाहते हैं। तो मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं कि बाहमी कशिश एक तरह का रवैया है। रवैया है इन द सेंस हम इसको ये कह सकते हैं कि इस रवैये में सबसे पहले जो रवैया है, जो ये बिहेवियर है जिसे हम कह सकते हैं, वो बिहेवियर या वो रवैया ये होता है कि हम किसी एक इंसान के नजदीक आते हैं या हम उसके साथ अपना ताल्लुक बढ़ाते हैं या उसको अपने तरफ खींचने उसकी तरफ हम खींचते हैं या उसे हम अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरी जो दूसरा इसका कंपोनेंट है वो कॉग्निटिव हो जाता है। यानी कि हम तब उस इंसान को उसके पॉजिटिव बिलीफ के साथ पसंद करते हैं। उस इंसान के बारे में जो हमारी जो सोच होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। हमें लगता है कि ये जिस इंसान को हमने अप्रोच किया या जिस इंसान के साथ हम अपनी दोस्ती बढ़ाना जा रहे हैं वो इंसान एक अच्छा इंसान है, वो इंसान गलत नहीं हो सकता है, वो एक मददगार इंसान है, वगैरह वगैरह। और अफेक्टिव कंपोनेंट जो कि रवैया का एक ही कंपोनेंट है, उसके अंदर ये बात आती है कि हम उस इंसान के जिस इंसान को हमने अप्रोच किया है उसके साथ जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारा एहसास होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये कह सकते हैं कि बाहमी कशिश एक तरह का रवैया है जिसमें बिहेवियर, कॉग्निशन और अफेक्शन ये तीनों शामिल होता है, जिसकी वजह से हम किसी इंसान को चुनते हैं, उसके बारे में एक अच्छी सोच कायम करते हैं और फिर उसके बारे में हम अच्छा महसूस भी करते हैं। बाहमी कशिश की तारीफ के सिलसिले में अगर हम ये बताना चाहें या आप लोगों के साथ आप लोगों के जहन में ये बात आए कि बाहमी कशिश क्या है, ये तो समझ में बात आ जाती है, लेकिन बाहमी कशिश की तारीफ अगर करनी है तो वो कैसे की जाए। इसकी तारीफ के सिलसिले में ये कह सकते हैं कि ये एक टेंडेंसी है। किस तरह की टेंडेंसी है? एक तरह का रवैया है, टेंडेंसी है कि एक इंसान दूसरे इंसान को पॉजिटिव तरीके से, सही तरीके से, यानी कि अच्छे रवैये के तौर पर उसको अपनाता है या उसको इवैल्यूएट करता है। या दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को पसंदगी से नापसंदगी की तरफ ले जाता है। यानी कि पहले उसको पसंद करता है और बहुत ज्यादा पसंद करता है और फिर उसको उसकी पसंदगी जो है वो फिर धीरे धीरे नापसंदगी में भले बदल सकती है, लेकिन उसका जो रवैया होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जो उसको इवैल्यूएट करता है वो बहुत पॉजिटिव इवैल्यूएट करता है या उसको बहुत सही तरीके से, उसका जो नजरिया होता है वो बहुत सही होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि बाहमी कशिश की तारीफ में हम ये कह सकते हैं कि इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो पॉजिटिव रवैया होता है वो बाहमी कशिश कहला सकता है। अब इसकी तारीफ के बाद हमारे सामने कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे अवामल इसके आते हैं जिसकी वजह से हम कशिश या बाहमी कशिश जो है वो
होता है या उस जो कशिश है वो मुतासिर होता है। तो इसके लिए कुछ अलग से फैक्टर हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि हमारे सबसे पहला जो फैक्टर हमने जैसे आपको बताया कि हम बाहरी तौर को देख करके ज्यादा मुतासिर होते हैं, या बाहरी या जिस्मानी तरीके को देखते हुए हम किसी इंसान के नजदीक आसानी से चले जाते हैं, या वो हमें अच्छा लगने लगता है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, जो सबसे पहला अमल है इसका, वो है फेशियल, यानी कि चेहरे का। अगर ये हम अपनी टेंडेंसी में देखते हैं, अपनी आदत में हम ये देखते हैं कि अच्छी शक्ल सूरत वालों के तरफ हम पहले बढ़ते हैं, और जो लोग कम शक्ल सूरत वाले होते हैं उनकी तरफ हम थोड़ा कम खींचते हैं। तो अट्रैक्शन में सबसे पहली बात ये आती है कि जो चेहरे की बनावट है, चेहरे का खिंचाव है, वो हमें उनकी तरफ खींचता है। दूसरा है कि मैच्योरिटी, यानी कि कोई इंसान अगर ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा उसके अंदर समझदारी वाली बात होती है, तो हम ज्यादा उनकी तरफ खींचते हैं। जो सेहतमंद हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। उसके अलावा कशिश को मुतासिर करने में आपके जिस्म का की जो महक या खुशबू होती है, वो भी एक वजह बनती है कि अगर अच्छी खुशबू वाली महक आ रही है, तो हम जाहिर सी बात है हम वहाँ बैठना, उनसे मिलना ज्यादा अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। और अगर इसी के उलट अगर खुशबू अच्छी नहीं है, बदबू आती है, तो हम वहाँ पे बैठना पसंद नहीं करते हैं, या उनसे मिलना हम पसंद नहीं करते हैं। इसके इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि आपकी सेहत है, या आपका खान पान है किस तरीके के। और इसमें सबसे ज्यादा एक खास बात और है कि आपका मदद करने का जो रवैया है। कोई इंसान बहुत मददगार होता है और कोई इंसान कम मददगार होता है। तो जो इंसान बहुत हेल्पिंग है, मदद करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसकी तरफ ज्यादा रुजू होते हैं, उसकी तरफ हमारा झुकाव, हमारी जो कशिश है, हमारा जो खिंचाव है, वो ज्यादा होता है। हमें लगने लगता है कि वो एक इंसान एक अच्छा इंसान है, उसके अंदर मदद का मादा है, वो मदद कर सकता है, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी आवाज भी दूसरे को मुतासिर कर सकती है। आपकी अगर मीठी आवाज है, आपकी अच्छी आवाज है, साफ आवाज है, तो भी हम दूसरे की तरफ खींचते हैं। उनसे उनकी तरफ हमारा जो खिंचाव है, अट्रैक्शन है, वो बढ़ता है, और हम उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, या उन्हें अपने जिंदगी में शामिल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद कशिश के और जो खास फैक्टर है, जो अवामल है, उसमें माहिर नफ्सियात ने इसे 3 हिस्से में बांट दिया है। 3 हिस्से में बांटा इस तरीके से कि कुछ अंदरूनी अवामल है, कुछ बाहरी है, और कुछ इंटरैक्टिव है। तो सबसे पहले अंदरूनी जो अवामल है, इंटरनल जो डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके बारे में हम गुफ्तगू करें कि उस इंटरनल डिटर्मिनेंट्स के तहत दो तरीके की बातें आती हैं, दो तरीके के फैक्टर्स या दो तरीके के अमल जो है वो होते हैं, जिसमें कि है पहला है नीड टू एफिलिएट, यानी कि अल्हाक की जरूरत, और जो दूसरा है वो है असर का बुनियादी किरदार, यानी असर। तो दो बातें यहाँ पर आती हैं, एक है कि नीड टू एफिलिएट। तो पहली बात की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो नीड टू एफिलिएट क्या है, यानी अल्हाक की जरूरत क्या चीज है। अल्हाक की जरूरत हमारी ऐसी टेंडेंसी है, हमारे अंदर की एक ऐसा मोटिवेशन है जो हमें समाज में बनाए रखने के लिए या अपने आप को समाज में बने रहने के लिए बहुत जरूरत होती है। हमारी ये फितरत होती है, इंसानी ये फितरत है कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक इंसान जो है वो अकेले नहीं रह सकता है, मैन कैन नॉट लिव अलोन। तो वो अकेले क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो मिल के रहना चाहता है, वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ करके रहना ज्यादा पसंद करता है। तो ये एक ऐसा मोटिव है, एक ऐसा फोर्स है जो हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम एक इंसान या उससे ज्यादा इंसान के साथ एक अपना अच्छा रिश्ता बना के रखें, जिससे कि वो इंसान और हम या दूसरे इंसान आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सकें। तो इसमें सबसे जो जरूरी बात ये होती है कि
एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। यानी कि अगर आपके अंदर इस बात की टेंडेंसी ज्यादा है कि हमें ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद है, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचे। ये सही है कि वो भी मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग सब लोगों से ही एक जैसा ही मिले या एक जैसा ही एक इंटरेक्शन या आपसे रिश्ता जो है वो कायम करे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम मिलनसार होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अकेलापन पसंद करते हैं और कुछ लोगों को अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो इसे हम एक इंसान का दूसरे इंसान से फर्क कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा मिलना जुलना चाहता है और दूसरा इंसान दूसरे अपने दूसरे वाले साथी से या दूसरे लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करता है। हमारे दोस्त तो होते ही हैं, लेकिन बाज दफा ये होता है कि हम ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं या ज्यादा किसी समाजी तकरीब में हम शामिल होना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके जो दूसरे भाई बहन हैं या दोस्त हैं या जो हम आपके जो आपके कांटेक्ट में जो दूसरे लोग हैं, वो इसके उलट ये ज्यादा दोस्ती करना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना या सामाजिक तकरीब में शामिल होना वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम नीड फॉर एफिलिएशन तो हमारे अंदर होता है, लेकिन ये कम या ज्यादा हो सकता है। और ये कम या ज्यादा किस बिना पर होता है? वो इस बिना पर होता है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। उसकी अपनी ख्वाहिश, अपनी मोटिव, अपनी अपना उसके अंदर का जो फोर्स होता है वो अलग अलग होता है, उसकी अपनी जो मिजाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से कोई इंसान बहुत ज्यादा लोगों से रिश्ता बना लेता है और कुछ कम लोगों से रिश्ता बनाता है। इसके अलावा ये हमेशा देखा जाता है कि ये जो रिश्ता बनाने का जो ट्रेट है, एक खासियत है, वो बना रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर रिश्ता बनाया है या आप किसी दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं तो वो किसी खास वक्त तक मुकर्रर रहता है या उसके बाद वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो बना रहता है। और इसी वजह से इस एफिलिएशन के, इस अल्हाक की वजह से ही कि ये यहाँ पर ये होता है कि हमारे अंदर जो गुस्सा या उदासी वगैरह होता है वो उससे अफेक्टेड होता है या उसकी उसकी वजह से उस पर कोई फर्क पड़ने लगता है। नीड फॉर एफिलिएशन या अल्हाक की जरूरत के तहत ही एक और जरूरी बात यहाँ पर ये होती है कि ये एफिलिएशन उस वक्त हमें ज्यादा देखने को मिलता है जब हम किसी खास तरह के हालात से गुजर रहे होते हैं। यानी कि हम जब समाज में रहते हैं या जिस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर हम लोगों से मिलते जुलते तो हैं, अपना हम उन लोगों से एक अच्छा रिश्ता भी बनाते हैं और समाजी तकरीब में शामिल भी होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि वो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई खास मौका आता है कि कोई खास हालात पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि नीड फॉर एफिलिएशन या अल्हाक की जरूरत जो है वो ज्यादा हो जाती है, वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो, जैसे कि बाढ़ है, आग लगी है, या जलजला का मौका हो रहा है, या कोई और इस तरह की मुसीबत है जहां पर लोगों को एक दूसरे की मदद की ज्यादा जरूरत होती है। तो वहां पर ऐसे लोग भी सामने खड़े हो जाते हैं या ऐसे लोगों की भी हमें मदद मिल जाती है जिन्हें हम जानते भी नहीं है। तो वो किस बिना पर होता है? वो नीड फॉर एफिलिएशन यानी कि अल्हाक की जरूरत की वजह से होता है कि अगर जो दूसरे लोग हैं, अगर उन्हें लगने लगता है कि ये मदद की जरूरत एक साथ है, तो हम उन लोगों की भी मदद कर देते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है या जिनकी हमें या जिनसे हमारी कोई दुश्मनी भी अगर रही होती है। तो ऐसे मौके पर जब कोई खास मौका होता है जहां पर हम किसी ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जहां जिंदगी मौत का सामना करना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो हम उनकी मदद करने के लिए बेसाख्ता तैयार हो जाते हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं होता है। तो सिचुएशन या हालात एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसी वजह होती है जिससे इस तरह के अल्हाक की जरूरत जो है उसमें ज्यादा होती है और इस फैक्टर को ज्यादा बल मिलता है। अल्लाह की जरूरत के बाद असरअंदाज यानी कि अफेक्ट का हमारे अट्रैक्शन पर या हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन पर क्या फर्क पड़ता है। यानी कि हम अफेक्ट क्या चीज है
तो हम किसी चीज को जब पसंद करते हैं या हम नापसंद करते हैं, दो बातें होती है, या तो हम किसी चीज को पसंद करते हैं या हम किसी चीज को नापसंद करते हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारे एक ऐसा इमोशनल स्टेट होता है जहां पर हम लोगों को के बीच में उनके देखने समझने के रवैये, एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ उनका जो रवैया होता है, उनको उनके सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, उसकी तरफ हमारी पसंदगी या नापसंदगी होती है, जिसको जो कि हम ये कह सकते हैं कि इसके दो तरीके की खासियत है। खासियत ये है कि एक इसकी इंटेंसिटी होती है, यानी कि इसमें तेजी कितनी है, और इसका एक रुख क्या है, डायरेक्शन क्या है इसका, यानी कि कम या ज्यादा हो सकता है। इंटेंसिटी का से मुराद यहाँ पर है कि वो कम या ज्यादा हो सकता है, और डायरेक्शन का मतलब हो सकता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये अफेक्ट की बात जहाँ तक करते हैं, तो अफेक्ट किसी इंसान का एक ऐसा इमोशनल स्टेट है जो कि उसके मूड, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग पर डिपेंड करता है। या हम ये कह सकते हैं कि इसके इसकी जो दो खासियत हैं, वो इसकी खासियत है कि इसकी ताकत कितनी है और इसका जो रुख है वो कैसा है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अफेक्ट के बाद ये इंटरनल डिटर्मिनेंट्स का जो पोर्शन है, जो फैक्टर्स हैं उसके, वो पूरा हो जाता है, और अब बारी आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की, यानी कि बाहरी जो डिटर्मिनेंट्स हैं अट्रैक्शन के, वो क्या क्या है। तो बाहरी डिटर्मिनेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें भी कुछ खास डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं, कुछ खास फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे कशिश को या हमारे अट्रैक्शन को मुतासिर करते हैं। इसके तहत कुर्बत की ताकत एक फैक्टर, महज नुमाइश का असर, काबिले मुशाहदा खुसूसियत, और फिजिकल अट्रैक्शन, जैसे कि हमने आपको बताया कि जिस्मानी तवज्जो, ये चार खास तौर पर एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स के तौर पर शामिल किए जाते हैं, जिससे कि हमारा अट्रैक्शन जो है या हमारी जो कशिश है वो मुतासिर होती है। कुर्बत की ताकत, द पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी इंसान के ज्यादा नजदीक होते हैं या किसी इंसान के नजदीकी रिश्ते में हम ज्यादा शामिल होते हैं, यानी कि उसके साथ हम ज्यादा वक्त बिताते हैं, उसके साथ हमारा उठना बैठना होता है, और उसके साथ हमारी जो नजदीकी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा अट्रैक्शन खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाता है। और हम जिस इंसान से ज्यादा दूर होते हैं, तो हम उसे पसंद करते हुए भी हमारा अट्रैक्शन उससे धीरे धीरे कम होने लगता है या घटने लगता है। तो खुलासा ये है कि जब हम किसी इंसान के नजदीक आते हैं, जब हम किसी इंसान के से ज्यादा मिलते जुलते हैं, उनके साथ हमारा ज्यादा इंटरेक्शन होता है, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत करना ज्यादा होने लगता है, तो वो इंसान जब हमें शायद अगर पसंद ना भी हो, तो भी हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ता है और हम उनके ज्यादा नजदीक आते हैं और हम उन्हें फिर पसंद करने लगते हैं। इसे कुर्बत की ताकत कहा जाता है, या पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कह सकते हैं इसे। दूसरा जो फैक्टर है वो है महज नुमाइश का असर, यानी कि जिस चीज की नुमाइश या जिस चीज की कांटेक्ट में हम ज्यादा बार आते हैं, मत या दूसरे लफ्जों में कहें कि कोई चीज अगर बार बार आपके सामने आ रही है, तो अगर वो चीज बार बार, एक बार आप देखेंगे हो सकता है वो चीज आपको पसंद ना हो, लेकिन अगर बार बार वो चीज आपके सामने लाई जाती है, तो धीरे धीरे हम उसकी तरफ पॉजिटिव होने लगते हैं, या हमारा जो रवैया है उसकी तरफ ज्यादा झुकने लगता है, हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो चीज हमें पसंद आने लगती है। इसे महज नुमाइश का असर या एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है, जहां पर सिर्फ इस बात का पे जोर दिया जाता है कि कोई चीज आपके सामने कितनी बार आ रही है और उससे आप मुतासिर हो रहे हैं या नहीं। यानी कि कोई जो चीज अगर हमारे सामने आती है, तो अगर वो बार बार आती है तो हम उससे मुतासिर होते हैं। इसके बाद काबिल मुशाहिदा की जो खुसूसियात है, वो खुसूसियात ये बताती है कि कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो कि हम खुद उसको ऑब्जर्व करते हैं, खुद उसको वो
हम उसको देखते हैं, समझते हैं और उससे हम मुतासिर होते हैं। वो चीज अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करके उसको पसंद करके उसकी तरफ बढ़ते हैं, उससे मुतासिर होते हैं। और इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो है जिस्मानी तवज्जो, यानी कि किसी की अच्छी शक्ल, किसी की अच्छी ऊंचाई, किसी की अच्छी सेहत, किसी का अच्छा पहनावा, किसी की अच्छी बातचीत करने का ढंग, किसी की अच्छी सोच, किसी का अखलाकमंद रवैया, किसी का हेल्पिंग बिहेवियर, यानी कि कोई जो अगर आपको मदद करता है तो वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इस तरह की ऐसी होती हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती है। और इसमें जिस्मानी तवज्जो की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कि हम बाहरी तौर से जो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा खुशनुमा दिखता है, चाहे वो इंसान हो या कोई सामान हो या कोई ऐसी जगह हो जो हमें ज्यादा देखने में पसंद आता है या देखने में हमें मुतासिर करता है, हम उसकी तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। तो जो लोग देखने सुनने में ज्यादा अच्छे होते हैं वो इससे इस तरह से इस रवैये के तहत आते हैं कि जिसमें कि हम सिर्फ उनके बाहरी या जिस्मानी शक्ल सूरत पर जाकर के उनकी तरफ अपनी कोई राय कायम करते हैं, चाहे वो राय सही हो या फिर गलत हो। कि उसके अगर कोई बहुत ज्यादा लंबा है कोई इंसान, तो हम उसके लिए ये राय कर सकते हैं कि वो इतना ज्यादा लंबा है कि वो हमारे मुआशरे में फिट नहीं बैठता है। तो ये और अगर जो हमारे हाइट का है या हमारे कदो कामत से मेल खाता हो सकता है हम उसकी तरफ ज्यादा मुतासिर हो, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में ज्यादा मेल खाता है। इसलिए बाहरी जो रवैया है या बाहरी जो जिस्मानी तवज्जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे अट्रैक्शन को, हमारे कशिश को मुतासिर करता है। अंदरूनी और बाहरी डिटर्मिनेंट्स को जानने के बाद एक तीसरा डिटर्मिनेंट भी है जिसे इंटरैक्टिव डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है, यानी कि आपस में हमारा जो इंटरैक्शन होता है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि जिसकी वजह से हमारा इंटरैक्शन जो है या हमारा अट्रैक्शन जो है किसी इंसान के लिए या किसी सामान के लिए, किसी जगह के लिए वो ज्यादा होता है। तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि खास खास कुछ जो फैक्टर्स हैं, जो खास खास जो कुछ उसके अमल हैं, वो यहाँ पर आपके सामने स्लाइड में आपको एक एक करके हम दिखाते हैं और उस पर हमारी गुफ्तगू होगी। जिसमें सबसे पहली जो स्लाइड है आपके सामने, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें ममासलत यानी कि सिमिलैरिटी को पे जोर दिया गया है। कि ममासलत या सिमिलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमने जैसे अभी आपसे कहा कि हम उसकी तरफ खींचते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें पसंद आता है। तो पसंद आने के लिए ये जरूरी है कि हम अगर ज्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो हम उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप दोस्त किसी को बनाते हैं तो आप ज्यादातर दोस्त वैसे लोगों को ही बनाते हैं जो आपसे मेल खाते हो, आपसे बातचीत करने में, आपके रवैये से, आपके दिमागी सलाहियत से, आपके मूड से, आपके रवैये से। अगर ज्यादा मेल खाने वाले होते हैं तो हम तुरंत हमारी दोस्ती उनसे हो जाती है, चाहे उनको हम अच्छी तरह से जानते हो या नहीं जानते हो। लेकिन अगर ममासलत की बात आती है तो उसकी वजह से हम इतने ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि हम उनकी तरफ खींचने लगते हैं और उनको उनसे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ममासलत का जो प्रोपोर्शन है कि कैसे की प्रोपोर्शन क्या है इसका, तो जो आप लोगों ने एक अंग्रेजी का एक फ्रेज, एक मुहावरा सुना होगा कि बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, यानी कि एक जैसे जिनके पंख होते हैं वो साथ साथ उड़ते हैं। या हम इसको दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो जो लोग एक जैसे होते हैं वो ज्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं, ज्यादा उनकी दोस्ती होती है, ज्यादा वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो ये प्रोपोर्शन या जो
तनासब है वो ये है कि जितनी जो सोच है उनकी, जिस टॉपिक पे वो बात करते हैं, या जो उनका जो उनकी सोच है, उसको हम उस टॉपिक से डिवाइड कर देते हैं, बांट के जब देखते हैं तो हमें ये लगता है, हमें ये पता चलता है कि जिस तरह अगर एक इंसान जैसा सोचता है, अगर दूसरा इंसान भी वैसा सोचता है, तो वहां पर उनका जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। यानी कि तब हम ये कह सकते हैं कि अगर सिमिलैरिटी है, दो लोगों के बीच में ममासलत है, तो वहां पर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, ना कि कम होगा। और अगर सिमिलैरिटी नहीं है, यानी कि दो लोग एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, मान लें मिसाल के तौर पे कि कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, या कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, या काला है या गोरा है, वगैरह वगैरह, तो या एक दूसरे कौम से ताल्लुक रखता है, कोई और दूसरे कौम से ताल्लुक रखता है, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं होने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जो कशिश है वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो कुछ कम हो, उसका जो खिंचाव हो वो कुछ कम हो। लेकिन अगर ममासलत होती है तो अचानक से तुरंत बहुत जल्दी लोग एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे से तालमेल जो है वो बना लेते हैं। इस कड़ी में जो दूसरा स्लाइड आपके सामने है वो है रिपल्सन हाइपोथेसिस। यानी रिपल्शन हाइपोथेसिस ये बताता है कि सिमिलैरिटी की वजह से हम एक दूसरे के नजदीक या एक दूसरे के खिंचाव में नहीं आते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन में हम नहीं आते हैं, बल्कि डिसिमिलैरिटी की वजह से हम आते हैं कि अलग क्या है ये। तो ये दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, आप अपने स्लाइड में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या इंटरपर्सनल जो हमारा एक दूसरे के साथ जो रवैया होता है, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन में क्या होता है। अट्रैक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे को आप अपनी तरफ खींचते हैं, और रिपल्शन में होता है कि दो या उससे ज्यादा लोग दोनों से अलग होते हैं। तो यहाँ पर रिपल्शन जो थ्योरी है वो ये बताती है कि ये हमारा जो अट्रैक्शन होता है उस सिमिलैरिटी की वजह से नहीं, बल्कि डिसिमिलैरिटी की वजह से हम एक नेगेटिव एटीट्यूड या एक नेगेटिव जो रवैया है वो हम पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो तालमेल है या हमारा जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, और हम फिर उससे परहेज करते हैं या दूरी बना लेते हैं। तो सिमिलैरिटी और रिपल्शन ये दो एक दूसरे के उलट, इसको हम ये कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी ये बताता है कि जब दो लोग एक जैसे हो तो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, और रिपल्शन हाइपोथेसिस ये बताता है कि हम डिसिमिलैरिटी की वजह से दूसरे की तरफ खींचते हैं, कि वो उनके बीच में फर्क क्या है। तीसरी बात यहाँ पर है बैलेंस की, यानी कि बैलेंस थ्योरी जो कि हाइडर ने दिया था। आप लोगों ने अपने पिछले क्लास में इसे हमने आपको बताया भी था, और आप लोगों ने भी जरूर पढ़ा होगा अपनी किताब में कि हाइडर ने बैलेंस थ्योरी प्रपोज दिया था। तो बैलेंस थ्योरी ये बताता है कि हमारे रिश्ते में जितना बैलेंस होता है, हम उतना ज्यादा वो रिश्ता जो है वो मजबूत होता है, या उतना ज्यादा हम उस रिश्ते को तरजीह देते हैं। यानी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और दूसरा भी अगर आपको प्यार करता है, तभी ये रिश्ता कायम हो सकता है। आपकी किसी से दोस्ती है तो दूसरे वाले को भी आपसे दोस्ती करनी है या दोस्ती निभानी है। जब दोनों तरफ से बराबर चलता है तो वो रिश्ता जो है वो कायम होता है, कायम रहता है, बना रहता है, या उस रिश्ते को हम ज्यादा तरजीह देते हैं जहां पर बैलेंस है। यानी कि तराजू के जो दोनों पलड़े होते हैं वो दोनों बराबर जब तक ना हो तब तक वो रिश्ता या वो रवैया जो है वो मजबूत नहीं हो सकता है, या उसमें कामयाबी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इंटरैक्टिव जो फैक्टर है अट्रैक्शन का, वो ये बतलाता है कि हम किसी इंसान के साथ किसी के साथ एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो रिश्ता कायम होता है उसमें बैलेंस का होना जरूरी है। यानी कि दोनों का एक दूसरे के साथ बराबर तालमेल होना चाहिए, इसे बैलेंस कहा जाता है। या अगर एक तरफ कम है दूसरी तरफ ज्यादा है, तो दूसरी तरफ ज्यादा होगा तो दूसरी बार दूसरी तरफ कम होगा। इस तरह से दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। तो बैलेंस की वजह से रिश्ता जो है वो बना रह सकता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद बात आती है कि समाजी मवाजना का नजरिया, यानी कि कंपैरिजन। एक दूसरे से हम
अपना जब मुकाबला करते हैं कि हम कैसे हैं। आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं कि दो बच्ची है, दोनों अपनी जो ऊंचाई है वो देख रही है कि उसकी ऊंचाई ज्यादा है या हमारी ऊंचाई, वो दोनों एक दूसरे को नाप रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर यहाँ पर जो सोशल कंपैरिजन थ्योरी है वो इस बात की सिफारिश करता है कि हम अपने बारे में जो भी इवैल्यूएशन करते हैं या अपने बारे में जो नजरिया कायम करते हैं, तो ये कंपेयर करके करते हैं, ये दूसरे से तालमेल, दूसरे से मुकाबला करके ये देखते हैं कि हम हमारे रवैये में, हमारी इसमें क्वालिटी में हमारी खासियत क्या है, जो हमारी सोच है उसमें दूसरे से कितना ज्यादा तालमेल है। तो वो जितना ज्यादा तालमेल होता है या जो अगर बराबर होता है तो वो रिश्ता जो है वो ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है या उस रिश्ते में ज्यादा खिंचाव होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है। इसके बाद बाहमी पसंदगी, जिसे अंग्रेजी में रेसिप्रोसिटी कहते हैं। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है, इसको अगर हम आम बोलचाल की जुबान में अगर आपके साथ शेयर करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा हम सोचे वैसा ही दूसरा सोचे। कि यानी कि जैसा अगर हमने अगर आपसे कहा, आपको अगर हम ईद की मुबारकबाद देते हैं तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप बदले में हमें ईद की मुबारक दें, यानी कि आप भी वही कहें कि आपको भी ईद मुबारक हो। अगर हमने ये कहा कि ईद आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, तो आप बदले में ये कहेंगे कि हाँ आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने नहीं कहा तो हो सकता है कि अगली बार हम ऐसा आपको दोबारा नहीं कहेंगे या हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग पैदा हो जाती है कि हमने इनको बहुत अच्छे से ईद की मुबारकबाद दी लेकिन इन्होंने हमें जवाब में नहीं दिया, इसका मतलब कि ये हमें हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं या ये हमारी खुशी में ज्यादा खुश नहीं हुए वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर ये रेसिप्रोसिटी की जो थ्योरी है वो ये होती है कि जितने आपस में जो हमारे जो फीलिंग, जो हमारे जो एहसास होते हैं और हमारा जो रवैया होता है वो आपस में एक दूसरे से बराबर तरीके से वो एक्सचेंज हो, उसमें वो हम जैसा दें आप वैसा भी, आपकी तरफ से भी वैसा ही अगर जवाब नहीं आता है, वैसा रवैया अगर नहीं पेश होता है तो फिर इसमें जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। और अगर रवैया जो है वो कि एक दोनों की तरफ से एक म्यूचुअल होता है, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान के फीलिंग्स को, उसके एहसास को, उसके रवैये में बराबर से उस अदला बदला करते रहता है, तो उसमें वो अट्रैक्शन या वो जो खिंचाव होता है वो ज्यादा होता है। तो कहने का यहाँ पे मुराद ये है कि जब हम किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हम सामने वाले से भी ये उम्मीद करते हैं कि जैसा हम आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं या जिस तरीके के रवैया हम पेश कर रहे हैं वैसा ही रवैया हमें दूसरी तरफ से भी मिले। अगर दूसरी तरफ से नहीं मिलता है, मिसाल के तौर पर आप किसी से दोस्ती करना चाहें और आप बार बार उसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ से आपको वैसा वैसा जवाब या वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि जो दूसरा इंसान है जिससे हम दोस्ती करना चाह रहे हैं वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता है, इसलिए उसका जो रवैया है वो न्यूट्रल है या वो उसका जो रवैया है बहुत पॉजिटिव या बहुत मिलनसार रवैया नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप फिर उससे पीछे खींचने लगते हैं, यानी कि आप उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, उससे अलग हटने लगते हैं। तो बाहमी पसंदगी का जो कॉन्सेप्ट है या जो फैक्टर है वो इस बात की सिफारिश करता है कि आप जैसा करें आपको दूसरी तरफ से भी वैसा ही रिस्पांस, वैसा ही रवैया या वैसा ही बर्ताव देखने को मिले या सुनने को मिले, या आप उसको आप वैसा ही रवैया आप महसूस कर सके कम से कम। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या बाहमी जो कशिश है उसमें ये सारी बातें जो है अब बहुत अहम होती हैं कि किस तरीके से हमारा जो अट्रैक्शन है या हमारी जो कशिश है वो एक इंसान के लिए एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए होती है और हम किन किन बातों की वजह से एक अच्छा रिश्ता जो है किसी इंसान के साथ बना सकते हैं या हम किन किन
बातों की वजह से एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से अलग हटता है या वो पीछे खींचने लगता है। तो ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या बाहमी कशिश है, जिसे समाजी नफ्सियात में बहुत ज्यादा अहम बताया गया है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर हमें जीने के लिए, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हमारा जितना ज्यादा ज्यादा होगा, हम हमारी जिंदगी या हमारा जो तालमेल है अपने समाज के साथ वो ज्यादा बेहतरीन होगा। अब इसके बाद आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर एक टॉपिक या एक उन्वान जिसकी चर्चा हमने पहले ही की थी कि और है, जिसे हम समाजी रवैया कहते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर। समाजी रवैया का से मुराद यहाँ पर ये है कि ऐसा रवैया जो समाज से ताल्लुक रखता हो। अगर जनरल या बोलचाल की जुबान में हम ये बात कहें कि समाजी रवैया क्या है, तो समाजी रवैया वो रवैया है जो हमारे समाज से ताल्लुक रखता है या हमारे समाज के लिए होता है, या हम ये कह सकते हैं कि समाज में रहने के लिए, समाज में बने रहने के लिए इस तरह का रवैया करना जरूरी होता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं। तब तुरंत हमारे जहन में ये फिर से सवाल उठता है कि तब फिर ये प्रो सोशल या समाजी रवैया क्या है? समाजी रवैया वो रवैया है कि जिसमें हम किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी खुशी से आगे बढ़ करके उसकी मदद को तैयार रहते हैं। यानी कि हम दूसरे को की मदद, दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरे को हिम्मत दिलाने के लिए, दूसरे को हौसला दिलाने के लिए तुरंत अगर आगे आते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं, बिना किसी अपने मुफाद के, बिना किसी अपने प्रॉफिट के, तो इस रवैये को हम समाजी रवैया या प्रो सोशल रवैया कह सकते हैं। यहाँ पर फिर तब हमारे सामने ये सवाल आता है कि प्रो सोशल बिहेवियर या समाजी रवैया की तारीफ क्या है? तो तारीफ के तौर पर भी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दूसरों को फायदा देने का जो हमारा टारगेट होता है, ये ऐसा रवैया जो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है, वो रवैया समाजी रवैया कहलाता है। या हम फिर ये कह सकते हैं कि अपनी तरफ से खड़े होकर के बिना किसी फायदे या नुकसान की बात किए, यानी कि हम ये बिना सोचे कि हमारा क्या फायदा होगा या हमारा कुछ नुकसान हो सकता है अगर हम ऐसा करेंगे, तो उस फायदे और नुकसान को ताक पर रख करके अगर हम अपनी खुशी से दूसरे की मदद के लिए और दूसरे को हौसला बढ़ाने के लिए, दूसरे को की परवाह करने की अगर करते हैं, दूसरे को आराम पहुंचाने के लिए कुछ करते हैं, तो ये प्रो सोशल बिहेवियर है। और यही प्रो सोशल बिहेवियर या समाजी रवैये की तारीफ हो सकती है। तो डेफिनेशन या तारीफ के तौर पर अगर हम एक लाइन में ये कहना चाहें, तो ये हम ये कह सकते हैं कि दूसरों की मदद के लिए जो हम काम करते हैं वो समाजी रवैया है। यानी कि दूसरे इंसान, यानी कि वो ऐसा इंसान जो हमारे ताल्लुक में नहीं है या हमारे रिश्ते में नहीं आता है, बस वो हम उसकी मदद सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो एक इंसान है। तो इंसानियत के तौर पर जो हम काम करते हैं, वो उसकी मदद से जो हम करते हैं, वो रवैया, वो बिहेवियर समाजी रवैया कहलाता है। समाजी रवैये की बहुत सारे अक़साम हैं, जिसमें कि तीन तरह के जो तीन किस्में हैं उसकी खास है, जो समाजी रवैये के तहत आती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि समाजी रवैये में ये तीनों बातें इस तरह से मुलव्वस होती हैं कि कभी कभी हमें ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि समाजी रवैया क्या है, या दूसरे जो अभी और जो लफ्ज हैं वो लफ्ज क्या है, या वो उन लफ्ज में कोई फर्क है, या वो सब एक ही है। तो ऐसी बात है यहाँ पर कि समाजी रवैये के तहत तीन नहीं बल्कि हम दो ही कहेंगे, क्योंकि एक रवैया तो समाजी रवैया हमारा है और दूसरा रवैया है बेनोवेलेंस, या और तीसरा है प्योर अल्ट्रुइज्म। यानी कि बेनोवेलेंस हम कहते हैं कि एहसान, यहाँ भी हम मदद तो करते हैं किसी के काम भी आते हैं, किसी की परवाह भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसकी जो मदद करते हैं वहां पर हम थोड़े से
इस तरह से मदद करते हैं कि हमने उसको अपनी खुशी से ना करके या बहुत बड़ा हमने उसके वो लिए कुछ ज्यादा कर दिया, ऐसा सोच करके हम उसकी मदद करते हैं। तो इसे हम बेनेवोलेंस कहते हैं। प्योर अल्ट्रुइज्म या जिसे हम बेनफ्सी कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने फायदे से अलग हट करके या किसी भी तरह का बाहरी या अंदरूनी फायदा, बाहरी फायदा से ताल्लुक रखता है, जैसे कि आपको उसके लिए कुछ पैसे दिए जाए या कोई इनाम दिया जाए, और अंदरूनी फायदा ये हुआ कि आपको बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो इन सब से अलग हट करके हम जिस तरह अगर कोई ऐसा रवैया करते हैं जो कि दूसरों के फायदे के लिए होता है, जिसे कि हम अंग्रेजी में एक वर्ड है इसके लिए सेल्फलेस, यानी कि बिना अपने बारे में कुछ सोचे, बिना अपने अपने किसी फायदे नुकसान को सोचे हुए हम जब कोई काम करते हैं, तो ये अल्ट्रुइज्म कहलाता है। इस अल्ट्रुइज्म के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको बढ़ावा देते हैं, यानी कि हमारा जो मदद करने का रवैया होता है, या हम जो दूसरों की मदद करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह होती है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके तहत हम दूसरों की मदद करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है हमदर्दी परहेजगारी का मफरूजा, यानी कि हम अगर दूसरे से किसी से हमदर्दी रखते हैं तो हम उसकी मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम हमदर्दी से मुराद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमदर्दी के लिए अंग्रेजी का जो वर्ड है वो सिंपैथी नहीं है बल्कि एम्पैथी है। तो एम्पैथी में ये होता है कि हम दूसरे के दर्द को अपने ऊपर रख करके महसूस करते हैं कि वो उसे कैसा एहसास हो रहा होगा, या उसके उसके अंदर जो एहसास हो रहे होंगे वो किस तरह के एहसास होंगे, यानी कि दूसरे के दर्द से हम अपने आप को पहले रूबरू कराते हैं और उसके फिर उस दर्द को समझ करके हम उसकी मदद करते हैं। तो इसको हम हमदर्दी परहेजगारी का मफरूजा कहते हैं, यानी कि दूसरे की तकलीफ से, दूसरे की परेशानी से हम खुद को पहले मुतासिर मानते हैं, और उसकी तकलीफ और मजबूरी को, उसके परेशानियों को अपने अपने जैसा समझ करके हम उनकी फिर मदद करते हैं कि ताकि उनको अगर आराम मिलेगा तो फिर हमें भी उसके लिए सुकून होगा। यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर है वो है मनफी हालत रिलीफ मॉडल, यानी कि नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। यहाँ पर ये चीज है कि हम किसी की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर ऐसा मेरे साथ होता या मेरे साथ ऐसा हुआ तो दूसरों के साथ ऐसा ना हो, यानी कि दूसरे उस चीज से परेशान ना हो, दूसरों को उसकी तकलीफ ना हो, इस सोच के साथ हम उसकी कभी कभी मदद करते हैं बाज दफा कि अगर मेरे साथ अगर बुरा हुआ तो दूसरे के साथ ऐसा ना हो। अगर अगर मिसाल के तौर पे ये आप देखिए कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की और आपको अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपके जब छोटे भाई बहन या आपके बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो हम उनको इस बात के लिए अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और उनको हर वो पहल या उनको हर वो फैसिलिटी देते हैं ताकि वो उनको उनकी जो पढ़ाई वो अच्छे तरीके से हो सके और उन्हें अच्छे नंबर आ सके, ताकि वो उस दर्द से ना गुजरे जिस दर्द से आप गुजर चुके हैं। तो हम बाज दफा कई लोगों की मदद इसलिए करते हैं कि उनकी मदद हो जाने से ऐसा आपको आपको इस तरह का फील एहसास होता है कि आप की मदद हो गई, या आपकी वजह से या उनको मदद करके आपको कुछ सुकून मिला। जैसे अगर कोई ऐसा इंसान है जो कोई बेघर है, जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं कि वो कोई बेघर इंसान अगर है, वो आपके पास मदद के लिए आता है कुछ पैसे के लिए, तो आपका रवैया क्या हो सकता है कि आप उसके या तो कुछ पैसे देकर के मदद करेंगे, या आप वहां से हट जाते हैं कि हम इसे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम जितना देखेंगे इसकी तकलीफ से हम मुतासिर होंगे, तो हम वहां से हट जाते हैं। इसे नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल या मनफी हालत रिलीफ मॉडल कहा जाता है। इसके बाद एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस। एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस यानी कि हमदर्दी खुशी का मफरूजा। यहाँ पर हम हमदर्दी के तहत अपने अपने आप को हमदर्दी के तहत जो मदद करते हैं उससे हमें खुशी तो मिलती है, बल्कि खुशी से ज्यादा आपको एक कामयाबी का एहसास होता है। आप दूसरे की मदद करके ऐसा महसूस करते हैं कि आपने कुछ ऐसा काम कर लिया जिससे कि आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल गई हो, आपको बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होता है। इसे
एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस या फिर हमदर्दी खुशी का मफरूजा कहा जाता है। इसके बाद मदद करने का एक और वाजा है जिसे हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव अल्ट्रुइज्म, यानी कि मसाबकती परहेजगारी। कॉम्पिटिटिव अल्ट्रुइज्म में क्या है, आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं नाज़रीन कि यहाँ पर बंदर है, दो बंदर हैं और दोनों अपने जो छोटे जो उनके जो बच्चे हैं, जो उसका बच्चा है, उसके बालों में वो जो उनकी जो आदत है, जो उनकी जो टेंडेंसी होती है, उसके मुताबिक वो उसके बालों में वो जू खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो एक कर रहा है इसलिए दूसरा भी करेगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव अल्ट्रुइज्म ये है कि उसने किया, उसने मदद कर दिया तो हमें भी मदद करनी है। अगर आपके गली में कोई चंदा मांगने आता है, किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है, तो उसके लिए कुछ लोग कुछ रकम जमा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ लोग रकम जमा करने के लिए आते हैं, तो आपके घर में जब आते हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम उसकी शादी है, किसी गरीब बच्ची है, उसकी शादी करने के लिए कुछ हम लोग रकम जमा कर रहे हैं। दूसरे उस घर वालों ने इतना दिया, उसने उतना दिया, उसने इतना दिया। तो ये सुन करके आपका जो रवैया है वो बदल जाता है, या आप भी उतने ही मोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई सबने जब इतना दिया है तो हमें भी इतना करना चाहिए। इसे कॉम्पिटिटिव अल्ट्रुइज्म कहा जाता है कि जो दूसरे अगर करे तो हमें भी वो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या हम करना अच्छा लगने लगता है। इसके बाद रिश्तेदारों के इंतखाब का नजरिया, किन सिलेक्शन थ्योरी, ये बहुत मशहूर थ्योरी है ये, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो मदद होती है उसमें हम पहल किसे करते हैं। हमारी जो पहल होती है वो उन लोगों के लिए होती है जो हमारे अपने हो, किसी भी वजह से हमारे अपने हो। हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे अपने जात के हो सकते हैं, हमारे अपनी बिरादरी के हो सकते हैं, हमारे अपने इसके जेंडर के हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर ये देखिए, जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं कि अगर आपके घर में आग लगी है, और उस घर में आपका दोस्त है, आपके भाई है, और आपके घर में काम करने वाली जो आती है वो है, आपकी जो मदद होगी वो सबसे पहले आपके अपने भाई के लिए होगी, कि आप चाहेंगे कि पहले मेरा भाई बाहर आ जाए, फिर वो दोस्त बाहर आएगा, और फिर वो काम वाली जो है वो उसे आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली मदद हम किसे देते हैं, वो हम अपने लोगों को देना चाहते हैं जिससे हमारी रिश्तेदारी है, हमारा कोई ऐसा ताल्लुक है जो किसी भी वजह से वो हमारे ज्यादा करीब हैं, तो हम उन्हें तरजीह देते हैं और हम उनकी मदद पहले करते हैं। इसी सिलसिले में एक बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट है। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट जिसे हम ये कह सकते हैं, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट में यहाँ पर कि जब बहुत से लोग आसपास जमा होते हैं और ऐसे में किसी एक इंसान को मदद की जरूरत पड़ती है, तो बाकी जितने लोग वहां पे खड़े होते हैं, जिस इंसान को मदद की जरूरत है वो मदद के लिए छटपटा रहा होता है, और उसे देखने वाले जितने लोग आसपास होते हैं वो सिर्फ इसलिए उसे नजरअंदाज करके गुजर जाते हैं कि मैं क्यों, वो कर देगा, या यहाँ पर वो ये सोचते हैं कि मुझे तो थोड़ी जल्दी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उसकी मदद दूसरे वाले वो वहां पे जो खड़े हैं वो कर सकते हैं। जो दूसरा वो है इंसान है वो ये सोचता है कि मैं क्यों मदद करूं, वो जो तीसरा आ रहा है वो जाने। चौथा इंसान ये सोच सकता है कि नहीं नहीं, मुझे इसकी मदद करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है, कोई ना कोई इसकी मदद कर ही देगा, चलो हम अपना अपना जो काम है हम उस काम को करते हैं। तो यहाँ पर बाई स्टैंडर्ड जो इफेक्ट होता है उसमें ये चीज होती है कि लोग तो देखने वाले बहुत होते हैं, किसी इंसान को मुसीबत में पड़ा हुआ देखने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन अलग अलग अपनी वजह दे देकर सारे इंसान अलग हो जाते हैं और कोई भी इंसान उस इंसान की मदद जो है वो नहीं करता है। अगर आप दूसरे स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आज के दौर में कोई इंसान डूब रहा है, या कि कोई इंसान जो है किसी नदी तालाब में अगर डूब रहा है, तो हम उसे डूबता हुआ देखते तो जरूर हैं
और आज के दौर में हमारे पास जो नए जमाने का औजार मयसर है, जो जिसे मोबाइल कहते हैं, उसके जरिए हम वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींचना शुरू कर देते हैं खड़े होकर के, लेकिन मदद के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि ये मेरा काम नहीं है, इसकी मदद कोई और करेंगे। इसके लिए भी इसके माहिर नफ्सियात ने अलग अलग मॉडल या अलग अलग इसकी स्टेज बताई है, जिसके तहत हम किस तरह से मदद को नजरअंदाज करते हैं या किस तरह से फिर हम मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए 5 मॉडल हैं। सबसे पहली बात है कि हम किसी हालत को, किसी सिचुएशन को हमारे वो तवज्जो में आती है कि कोई वाकया अगर हो रहा है तो हम उस वाकये पर तवज्जो दें या उस वाकया को देखें, समझें कि यहाँ पर सचमुच में हो क्या रहा है। दूसरा जो पहलू है वो ये होता है कि वो वाकया, उसमें कितनी इमरजेंसी है कि ये जो वाकया हमारे सामने हो रहा है उसमें वो उस वाकया का जो सूरत हाल है उसमें कितना ज्यादा वो इस बात के लिए है कि उसमें मदद की जरूरत है या मदद की जरूरत फिर नहीं है। तो दूसरी बात, सबसे पहले तो एक बात हो गई कि हम उस किसी वाकये को देखें, समझें, फिर उस वाकये की इमरजेंसी को, उसकी सूरत हाल को जांचने की कोशिश करें कि उस वाकये में सचमुच में कितना ज्यादा असर है या कितना ज्यादा मदद की जरूरत है। फिर तब हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करना पसंद करते हैं कि हम ये नहीं सोचें कि अरे मुझे तो लगा कि ये काम तुम कर दोगे या ये इसे तुम्हें करना चाहिए। नहीं, ऐसा करके हम अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हमें ऐसा लगने लगे कि नहीं, हमें भी मदद करनी चाहिए या हमें ही मदद करनी चाहिए, तो हम फिर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे मदद करनी चाहिए ये हमें सोचना पड़ता है कि कौन से तरीके से, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत है या उसको तुरंत हम फर्स्ट एड देख करके मदद कर सकते हैं या उसको उठा करके उनके घर तक पहुंचा सकते हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। और तब फिर आखिर में ये बात होती है कि हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं या हम उनकी मदद के लिए तैयार होते हैं या हम उनको मदद पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर ये 5 बातें हैं कि सबसे पहले तो हम किसी ऐसे हालात को देखते हैं, उनसे वाकिफ होते हैं, फिर उसकी इमरजेंसी को समझते हैं, उसके बाद ये समझते हैं कि कई दूसरे लोग तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, और फिर ये तय करते हैं कि फिर किस तरह से उनकी मदद की जाए, और फिर तब आखिर में हम उनकी मदद को तैयार होते हैं। इसके बाद समाजी रवैये को मुतासिर करने वाले भी कुछ अलग अलग अमल हैं, जिनमें कि सबसे पहले ममासलत की बात जो हमने बताई आपको पहले वो है। उसके बाद एट्रीब्यूशन है, यानी कि जो जैसा महसूस करता है या जो जिस लायक है उस चीज को, उसके उस तरह की चीज मिले। यानी कि अगर किसी ने गलती किया है, चोरी की है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके अलावा प्रो सोशल मॉडल है, जो कि ये बताता है कि हमें दूसरे की मदद किस तरह से करनी चाहिए या हम दूसरे लोगों को किस तरह से इसमें आगे आना चाहिए। फिर एक ग्रैटिट्यूड, यानी कि जब कोई दूसरा अगर आपकी मदद करता है तो जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो इससे भी मदद करने का जो ताकत है वो बढ़ती है, या मदद करने का जो हमारा इरादा है वो बढ़ता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि जब हमने किसी की मदद किया तो उसने हमारा शुक्रिया अदा किया, वो उसके लिए वो हमारे पास आया और अच्छे से वो हमसे अगर मिलता है तो हमारे जो मदद करने की जो टेंडेंसी है वो फिर आगे बढ़ती है। और इसके बाद एक हमारा जो आपसी रिश्ता है, जो जितना ज्यादा मजबूत होगा हमारे मदद करने की टेंडेंसी उतनी ही होगी। यानी कि हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, यानी कि हम एक इंसान जो दूसरे इंसान के जितना नजदीक उसके कनेक्शन में रहता है, उसके दायरे में रहता है, वो उसकी मदद जो है वो उतनी ज्यादा कर सकता है, या उसकी मदद वो पहले करता है, क्योंकि वो उससे वाकिफ होता है, उनसे वो मुतासिर होता है, या उनसे उनका जो रिश्ता होता है उस रिश्ते की वजह से वो उनकी मदद करता है। तो नाजरीन, इस तरह से हम ये देखते हैं कि मदद करने का जो रवैया है, यानी कि जो समाजी रवैया है, प्रो सोशल बिहेवियर है, वो हमें समाज में
एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल बिठा करके एक दूसरे इंसान की मदद करने के लिए आगे बढ़ाता है, हमें उस बात के लिए हमारे जज्बे को वो जोर देता है। और तब ये कहा जा सकता है, एक खुलासे के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन और प्रो सोशल बिहेवियर किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, और हम उसी की वजह से समाज में अच्छे तरीके से फिर रह सकते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ हम आज का हमारा क्लास आज आपके साथ यहीं पर खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।